सी टाइम्स के सी संवाद कार्यक्रम में दोस्तों आज हमारे साथ हैं सेवानिवृत्त IAS वेद प्रकाश जी, जो कि जबलपुर नगर निगम के पूर्व आयुक्त भी रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद। और अभी जैसा कि एक पुस्तक आपकी आने वाली है जिसमें जबलपुर शहर के विकास से लेकर 15 कहानियाँ उसमें हैं, क्या है उसमें? मुझे जबलपुर शहर के लिए कुछ प्लान करने का मौका मिला था और काम करने का एक लंबा अवसर मिला। तो कई प्रोजेक्ट पे हम लोगों ने काम किया और हर प्रोजेक्ट अपने आप में एक संघर्ष, घात प्रतिघात की कहानी है और उसके प्रोसीजर को लेके कि कैसे हम लोग आगे बढ़े, और जो एक केस स्टडी भी हर प्रोजेक्ट अपने आप में हो सकता है। तो उन कहानियों को एक पुस्तक के रूप में पिरोया गया है। वेद प्रकाश जी, सबसे बड़ी चीज़ आती है जब आप जबलपुर नगर निगम के आयुक्त हुए, उसके बाद देखा जाए तो शहर के भौगोलिक विस्तार में एक इजाफा हुआ, 55 गांव जुड़ गए थे जी। एक बड़ी चुनौती होती है गांव को नगर निगम की मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना और इस शहर के सौंदर्य की तरफ भी ध्यान देना। तो क्या कुछ आपका उस समय पे घुमड़ता रहा, आपके मन में आया कि किस तरीके से हम इस शहर को एक व्यवस्थित और एक बेहतर शहर बनाएं? मास्टर प्लान और शहर का विस्तारीकरण, ये दोनों ही आपस में जुड़ा रहता है और इसके विस्तार से संभावनाएं बढ़ती है और निवेश भी बढ़ता है, अधोसंरचना बेहतर होती है। आज हम रिंग रोड की बात जो देख रहे हैं, आज जो सामने आ रहा है, ये उन्हीं संभावनाओं से जुड़ी हुई कड़ी है। तो विस्तार करने, बड़ा सोच, बड़ा नगर निगम, बड़ा प्लान तो हमेशा बड़े विजन के साथ करना ही चाहिए। एक व्यापक दृष्टिकोण जब तक आपका नहीं होगा जी। जैसा कि इसी शहर की तरफ देखें तो सड़कें बहुत सक्रिय थी, लेफ़्ट टर्न की बात आती है, जो आपके ही कार्यकाल में लेफ़्ट टर्न की एक योजना शुरू हुई थी। तो लेफ़्ट टर्न बनाने की जो प्लानिंग आपने शुरू की थी, उसमें कहाँ कहाँ आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा? लेफ़्ट टर्न बनाने की आवश्यकता इसलिए होती है जहाँ संसाधन कम होते हैं, तो बहुत कम खर्चे में ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए लेफ़्ट टर्न एक हल है, एक युक्ति है कि एक कोने पे थोड़ा सा स्मूथ कर दिए, कोना को थोड़ा सीधा कर दिए, तो वहाँ से आसानी से 20% ट्रैफिक मूव होने लगता है लेफ़्ट टर्न से। और ट्रैफिक में क्रिटिकलिटी की 20% कहीं पे कम हो गया तो कंजेशन ख़त्म हो जाता है। ये टेक्निकल बात है जो फ्री लेफ़्ट टर्न पे का जो कॉन्सेप्ट है, तो उस पर हम लोगों ने काम शुरू किया। और पहला लेफ़्ट टर्न जब नौदरा के पास बन के पूरा हुआ था तो उससे फ़ायदा सभी लोगों के पास पर्याप्त सामान्य बुद्धि होती है, लोगों को लगा कि अच्छा है, तो फिर उसका अप्रिसिएशन मिला, सपोर्ट मिला और लोगों ने कहा ये और करो। फिर कहीं पे एक छोटा सा अतिक्रमण हटता था तो लोग पूछते थे कि अच्छा तो क्या है, लेफ़्ट टर्न बन रहा है? तो ये पब्लिक अवेयरनेस जब चीज़ें आ जाती है और पब्लिक जब समझ लेते हैं तो फिर काम की गति बढ़ती है और फिर विघ्न संतोषी रोक नहीं पाते हैं। ऐसा मैंने यहाँ पे पाया, पब्लिक सपोर्ट से फिर बड़ा आसान हो गया था काम। विरोध तो कई बार देखना पड़ा होगा, सामना हाँ, भी नहीं चीज़ें होती थी, लेकिन वो हमेशा प्रबंधन की सीमा के अंदर मैनेजेबल होता था और इसी कारण कुछ चीज़ें हम लोग कर पाए और कुछ चीज़ों की शुरुआत कर पाए। काम तो बहुत सारे नहीं हो पाते हैं। बहुत सारी योजनाएं थी, बहुत सारे काम के आपका एक संकल्प भी रहा। आपके इस समय में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी आया जी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में किन किन चीज़ों को आपने शामिल किया था और क्या लगता है कि उनमें और कुछ होना चाहिए? स्मार्ट सिटी एक कम अवधि का 4 साल का प्रोजेक्ट था और उसका उद्देश्य था शहरों को लिवेबल बनाना, मतलब जी सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और ख़ास करके आईटी से संबंधित कुछ सॉल्यूशन देना जिससे चीज़ें आसान हो, ट्रैफिक की बात हो या और कमांड कंट्रोल सेंटर की बात हो, जिससे दूसरी चीज़ें आसान हो। स्मार्ट सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा जोर था इन चीज़ों पे जो हमारे दूसरे काम को आसान करें। कोरोना में भी कमांड कंट्रोल सेंटर का लाभ मिला, ये ज़रूर हम उसका उपयोग ट्रैफिक के लिए, ट्रैफिक कंजेशन के लिए कर सकते हैं, कैसे हमारा फ्री और स्मूथ ट्रैफिक चले। तो इन चीज़ों पे वास्तव में ज़्यादा जोर था।
उस समय लोग बात करते थे कि नए शहर में क्यों नहीं स्मार्ट सिटी बनाते हो, कुछ नया बाहर ले जाके करना चाहिए, जिसको ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट कहते हैं। वास्तव में स्मार्ट सिटी का मैंडेट ही था, ये रेट्रोफिटिंग का मॉडल था। रेट्रोफिटिंग का मतलब जो शहर जहाँ है वहीं ठीक करो। और रेट्रोफिटिंग की एक बात है कि उसके कुछ, चूँकि वो ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है शहर का, स्वतः जहाँ पहले कुछ दुकानें खुलती है, कुछ लोग रह भी रहे होते हैं, वहीं पे छोटा स्कूल होता है, हॉस्पिटल होता है, तो लोगों को कम आना जाना, ये बेस्ट पुराने जो शहर होते हैं उसकी सबसे बड़ी अच्छाई क्या होती है, उसका ऑर्गेनिक ग्रोथ जो पुराने शहर में होता है। ज़रूर वहाँ पे जब लोड बढ़ जाता है तो हमें दिक्कतों का सामना, लेकिन उसी को ठीक करने का अप्रोच था। तो पुराने शहर में ही कुछ बेहतर करने की कोशिश कीजिए। और ये एक था कि कैटालिटिक रोल की कुछ हम आपको पैसा दे रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड मॉडल नहीं, कुछ पैसा हम दे रहे हैं, उस पैसे के आधार पे आप अपने रेवेन्यू को बढ़ाइए, हाँ, और उसको अनफोल्ड करके 10 गुना 20 गुना आप अपने काम को बढ़ाइए। तो ये एक उत्प्रेरक की भूमिका में और जागृति लाने वाला प्रोजेक्ट ज़्यादा था। ये पुराना शहर है, जैसे कि आप देखें बिलोनीगंज से मालवीय चौक जी, इस शहर की अपनी एक सीमाएं हैं और पहचान भी है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेके बीते 30-40 साल से कोई बेहतर बदलाव नहीं आया। उसके पीछे क्या रीज़न? ट्रैफिक में सबसे बड़ा कारण है लोड बढ़ना। हर दिन सैकड़ों गाड़ियां हमारे ट्रैफिक में बढ़ती जा रही है। वास्तव में शहर के पास इस बात का आकलन होना चाहिए कि शहर कितना लोड आज की स्थिति में वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बर्दाश्त कर सकता है। लोड बियरिंग कैपेसिटी कितनी है शहर की? हो सकता है यहाँ 25,000 चौपहिया चल पाए, उदाहरण के लिए मैंने बताया। तो फिर रजिस्ट्रेशन 25,000 के बाद हमें रोकना चाहिए। हाँ, पुरानी गाड़ियाँ जितनी हटे उतना नया, तो ये लोड बियरिंग वाला कॉन्सेप्ट हमें सभी शहरों में लाना होगा। तो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है, जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं, कंजेशन वाले एरिया हैं, वहाँ सफिशिएंट पार्किंग हमें करना, वो हाई राइज पार्किंग हो या जिस तरह का, सफिशिएंट पार्किंग नहीं करेंगे तो सड़कों पे गाड़ियाँ नहीं। और पार्किंग बनाने के बाद फिर पार्किंग का नियमन, रेगुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन, वो भी उतना ही ज़रूरी है। पार्किंग हमने बना दिया, लोग उसमें गाड़ी खड़ी नहीं करेंगे तो कैसे? तो वहाँ पे फिर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की भूमिका आती है कि आप प्राइवेट को देंगे, और फिर प्राइवेट को देंगे तो उसके लिए पॉलिटिकल विल भी लगेगा। मल्टी लेवल पार्किंग का भी एक कॉन्सेप्ट आया। हाँ, 1-2 जगह हम लोगों ने शुरू किया था। तो ये उदाहरण है, बहुत जगह बनाने की आवश्यकता है। और पार्किंग जब हम करते हैं, सड़कें चौड़ी करना कोई हल नहीं है, उसकी सीमा है। पार्किंग हम व्यवस्थित कर दें, 2 चीज़ सिर्फ है, शहर में पर्याप्त पार्किंग बननी चाहिए, 100-200 जगह जो भी आवश्यक है। हम कंजेस्टेड एरिया शुरू करें, जब से अधिक जहाँ लोड है वहाँ पहले करें। और हॉकर जोन हर जगह, वो भी 200-400 बनाने की आवश्यकता है। ये 2 चीज़ करने के बाद शहर का ट्रैफिक भी स्मूथ होगा, शहर लिवेबल होगा, टूरिज़्म की दृष्टि से अच्छा होगा। अलग अलग जगह नहीं, एक जगह सब होता है, तभी शहर लिवेबल होता है कि वहीं कहीं ये भी ले लिया, वहीं पास में चला गया। तो ये ट्रांजिट में समय बचता है पुराने शहर में। ये नहीं कि हमारा फलां सेक्टर में स्कूल है, वहाँ जा रहे हो फिर यहाँ नहीं। तो एक साथ होने का एक अवसर है, उसको उस तरह से प्लान करने का। और ये सारी चीज़ें स्मार्ट सिटी में कुछ कुछ विजुअलाइज़ किया गया था, और हमेशा प्लान को इम्प्रूव करने की आवश्यकता होती है। आपने जबलपुर को बहुत नज़दीक से देखा, इस शहर में क्या संभावनाएं और आगे लगती हैं कि उनको ध्यान देने की ज़रूरत है? एक और सिर्फ एक जिस पे पहले फोकस करना चाहिए, वो है टूरिज़्म। हाँ, इसकी बातें हमेशा हर लोग करते हैं, आप लोगों ने बहुत बार सुना होता है, लेकिन आप कहेंगे फिर कुछ होता क्यों नहीं है। हाँ, वो अलग तरह की चुनौती है। हमारे पास भेड़ाघाट जैसी चीज़ है जो कि वर्ल्ड लेवल का स्पॉट है। हाँ, उसको नहीं बनाए हैं तो इसके पीछे की सोच को समझने के लिए बहुत अधिक बड़े बड़े मैनेजमेंट समझने कि इसको क्यों नहीं बनाया गया। इसके अलावा 2-4 स्पॉट को आप डेवलप कीजिए। ट्रांजिट वाला नहीं, अभी तो ट्रांजिट है कि यहाँ से लोग कान्हा चले जाते हैं या पन्ना चले जाते हैं या और कहीं थोड़ा आगे पिपरिया स्टेशन पे उतर के पचमढ़ी चले जाते हैं। तो ये ट्रांजिट स्पॉट बस है, लेकिन हमारे कुछ स्पॉट्स खुद के हों। आप मदन महल की पहाड़ी को ले लें, सौभाग्य से वहाँ से अतिक्रमण हट गया है, उसमें कोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका थी। उसको हम ऐसे स्पॉट के रूप में बना सकते हैं कि वहाँ पे एक दिन लोग गुजारें, एक दिन लोग डुमना के आसपास गुजारें, भेड़ाघाट के आस। तो इतने स्पॉट्स को हम, लेकिन
स्पॉट्स सब अच्छे हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पॉट्स हैं, उसके आसपास उस तरह की अधोसंरचना विकसित करने की आवश्यकता है जो विश्व के किसी भी शहर में देख लें जहाँ कैसे उन्होंने किया है, उस पैटर्न पे हम कर सकते हैं। और टूरिज़्म तो ऐसी चीज़ है कि रिसेशन हो इकॉनमी का कुछ भी, ये तो चलता ही, ये कभी नहीं रुकता है। और टूरिज़्म का ये फ़ायदा है, हर 1 रुपये के इन्वेस्टमेंट से सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट जहाँ जनरेट होता है टूरिज़्म में। ये तो बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। तो टूरिज़्म पे काम करना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ही टूरिज़्म पे ज़्यादा फोकस नहीं रहा है। बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, स्पेस में एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम किया है और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर रोड में ज़बरदस्त पिछले सालों काम हुआ है। टूरिज़्म पे अगर फोकस करें तो वो क्या होता है ना कि और स्वादिष्ट डिश बनेगा, देश में और संभावनाएं बढ़ेगी, हमारी पहचान। टूरिज़्म का फ़ायदा है कि हमारी पहचान से जुड़ा है, हमारे जड़ों से जुड़ा है, हमारी संस्कृति रिफ्लेक्ट होती है और उसमें सहभागिता उस सेक्टर में बहुत ज़्यादा होता है। आपसे हम चर्चा करते रहे, बीच बीच में भी बात होती रही। इस शहर की कुछ ऐसे विभूतियाँ भी हैं जिनके बारे में भी चर्चा होना ज़रूरी है। मान लो जैसे कि रजनीश ओशो जी, महर्षि महेश योगी, हरिशंकर परसाई, इनको लेके भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग, टूरिस्ट जो आए, वो इनको भी समझने की कोशिश करें। बिल्कुल, आपने ज़बरदस्त बात कही है। ये दोनों विभूति विश्व स्तर की विभूति हैं। इनको लेके बहुत सारे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, कुछ सेंटर्स विकसित हो सकता है। साल में इनको लेके 15-15, 10-10 दिन का एक फेस्टिवल हो सकता है जिसमें पूरे विश्व से लोग आएंगे। उस तरह से ये 2 फेस्टिवल और इनके सेंटर्स, स्पॉट्स डेवलप करना, ये फलां जगह पढ़ाते थे, वहाँ कुर्सी रखी है, उस घर में रहते थे, हाँ यहाँ पे वो उस पेड़ के नीचे बैठते थे, वहाँ बैठ के चाय पीते थे, तो उनके चाहने वाले वो सब जगह का स्पॉट पे जाएंगे। हाँ, तो मतलब ये तो एक एग्जांपल है, बहुत सारे इस तरह से हम जबलपुर को पे हमारे पास एक कैलेंडर हो सकता है जहाँ साल में 50-100 फेस्टिवल हो, कुल मिला के 100 दिन का फेस्टिवल हो। अक्सर अखबारों में जब शुरुआत होती है, नया अखबार आता है, तो अपना एक स्नूकर की टेबल की बात आती है। जी हाँ, कि जबलपुर से ये शुरू हुआ था, जैक्सन होटल के उसमें जी, उसको भी हाईलाइट होना चाहिए। लेकिन नहीं? केवल वो हम लोग समाचार पत्रों में जब कभी ऐसा होता है तो दे देते हैं, जनरल नॉलेज के लिए दे देते हैं, लेकिन हमें दिखाना होगा। हमारे शहर में एक और फेस्टिवल हो सकता है जिसका नाम है वर्ल्ड स्नूकर फेस्टिवल। ये तो अपने आप अट्रैक्ट करें, कारण है हमारे पास। बगैर कारण के लोग एक पत्थर दिखा दिखा के वर्ल्ड में टूरिज्म कर रहे हैं, हमारे पास तो बड़े बड़े कारण हैं। तो सिटी ऑफ फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स के रूप में भी बड़ा पोटेंशियल है हमारे जबलपुर में, जिधर हम बढ़ सकते हैं। एक आखिरी बात और जी, हमारे पास नर्मदा है। बिल्कुल, क्या हम नर्मदा को लेके उतना कुछ कर पा रहे हैं, या सिर्फ उसको एक हम धार्मिकता के उसमें लेके चले जा रहे हैं? वहाँ पर भी बहुत कुछ हो सकता है। ये धार्मिक महत्व जो नर्मदा जी का है वो तो हमेशा रहेगा। जहाँ गंगा जी अपने को पवित्र करने के लिए एक बार स्नान करने आती हैं, वो माता नर्मदा है। टूरिज़्म की दृष्टि से भी इस पे काम हो सकता है। और अभी भी फॉर्चुनेटली इतनी बातें होती हैं, कितना पॉल्यूशन है, अभी भी इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट रिवर है। हाँ, इसका प्रमुख कारण है कि जबलपुर क्लब कोई बड़ा शहर ही नहीं है। अगर जबलपुर भी अपने को संवार ले दृष्टि से तो नर्मदा और बेहतर होगी। और नर्मदा को लेके जो संभावनाएं हैं, नर्मदा का फेस्टिवल भी अगर करने की बात है तो रिवर फेस्टिवल और बहुत सारी चीज़ें करने की यहाँ की लोक संस्कृति भी बहुत अलग है। आदिवासियों से घिरा हुआ एक ये पूरा एरिया, बहुत बड़ा महाकौशल क्षेत्र है। हाँ। दोस्तों, बहुत व्यापक चर्चाएं हैं जिन पे की बात होना चाहिए। और आज वेद प्रकाश जी ने हमारे साथ जिस तरीके से संवाद में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर हम किन्हीं और मुद्दों पर आपसे बेहतर चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते।